So we'll go ahead with next topic. So as you already know, हर टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट में तीन क्वांटिटीज है जो कॉमन है, थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा फोकस होगा ऑन मेजरिंग लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ मेजरमेंट के लिए हमने इन डिटेल ऑलरेडी देखा है, वी हैव सीन हाउ टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। कौन सा मेथड यूज किया था हमने? पैरालैक्स। फिर हमने लास्ट लेक्चर में पैरालैक्स मेथड के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। So now we want to see how to measure mass and how to measure time. Measurement of mass and measurement of time, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इसके लिए है। एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। No one will ask you how do you define 1 kilogram of mass, कोई नहीं पूछता है। How do you define 1 second of time, no one will ask you। तो ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए। बट मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे क्वेश्चन आएंगे, मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम पे क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो जस्ट टू नो, बहुत बेसिक चीज है, तो अगर आप इसको इग्नोर भी करते हो चलेगा। इफ यू डू नॉट प्रिपेयर दिस, दैट्स फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज 1 किलोग्राम ऑफ मास, व्हाट इज 1 kg ऑफ मास। नहीं, 1000 ग्राम। फिर मैं पूछूंगा व्हाट इज 1 ग्राम। द बेसिक क्वेश्चन इज, अगर आपने कहीं देखा होगा ऑफ कोर्स, रियल लाइफ में देखा ही होगा। मार्केट में गए 1 किलोग्राम फ्रूट लाने के लिए, तो फिर वो क्या करते हैं, एक वेइंग मशीन लेते हैं, मतलब वो मैनुअल टाइप का वेट बैलेंस। एक पैन में एक ब्लॉक रख दिया, उसको बोला 1 kg। दूसरे साइड में फ्रूट भरते गए और वो बैलेंस हो गया, राइट। तो वो जो 1 किलोग्राम का ब्लॉक था, वो 1 किलोग्राम का ब्लॉक डिसाइड किसने किया कि वो 1 किलोग्राम है? वो 500 ग्राम क्यों नहीं लिया हमने, 750 ग्राम क्यों नहीं लिया? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप अगर कुछ लेने जाते हो जहाँ पे वेट मेजरमेंट इन्वॉल्व है, सब्जी होगा, शुगर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो 1 किलोग्राम मेजर करने के लिए वो वेट बैलेंस यूज करते थे। अभी तो नहीं करते, अभी तो डिजिटल वेइंग मशीन होता है, तो उसके ऊपर रख देंगे, पता लग जाएगा 500 ग्राम है, 700 ग्राम है। लेकिन पहले कई जगह पे अभी भी यूज होता है, वेट बैलेंस मशीन यूज होता था, उसमें 1 किलोग्राम का ब्लॉक रख दिया। तो क्वेश्चन इज, वो जो 1 किलोग्राम का ब्लॉक था, वो किसने डिसाइड किया कि इसको 1 किलोग्राम बोलेंगे? मैं तो फिर अदरवाइज मैं बोलूंगा मेरे पास ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको बोल दूंगा ये 1 किलोग्राम है, चलेगा क्या ये? नहीं। नहीं, आपके मोबाइल फोन का वेट, आपका मोबाइल फोन 1 किलोग्राम है बोल दे, चलेगा? नहीं। तो 1 किलोग्राम मतलब एग्जैक्टली क्या? तो 1 किलोग्राम, इफ यू सी, 1889 से 1 kilogram was the mass of a shiny piece of platinum iridium alloy kept in a special glass case at International Bureau of Weights and Measures। तो 1889 से क्या किया था, एक स्टैंडर्ड ब्लॉक बना लिया, और वो ब्लॉक कौन से मटेरियल का था? इट वाज मेड अप ऑफ प्लैटिनम इरिडियम। और इसको कहाँ रखा है? इसको रखा है स्पेशल ग्लास केस में। भी स्पेशल ग्लास केस में क्यों रखा है समझाता हूँ मैं। तो व्हाट दे डू इज, एक ब्लॉक बना लेते हैं प्लैटिनम इरिडियम का। अब प्लैटिनम इरिडियम क्यों? क्योंकि इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल, आप आगे सीखोगे, अगर मैं प्लैटिनम इरिडियम के जगह पे आयन ले लूं, तो यू नो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर आयन क्या होता है? हाँ, एक्सपांड होता है, राइट। दूसरा, आयन पे रस्ट भी होता है, रस्ट पता है ना, जंग लगना। तो आयन का मास कम ज्यादा हो सकता है, इसके लिए आयन नहीं लेते। तो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय ही क्यों लिया? क्योंकि इसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये जल्दी से चेंज नहीं होता। तो एक ब्लॉक बना लिया प्लैटिनम इरिडियम का, उसको प्रिजर्व करके रखा है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यूरोप में कहीं तो है ये। इसको बोलते हैं 1 किलोग्राम। और फिर 1 किलोग्राम इसको बोला, तो फिर क्या करते हैं, इसके डुप्लीकेट बनाते हैं। एक डुप्लीकेट इंडिया में भेज दिया, एक यूएस में भेज दिया, कहीं और भेज दिया, तो थ्रू आउट वर्ल्ड 1 किलोग्राम इज सेम। लेकिन इसका डेफिनेशन 2019 में चेंज करना पड़ा। उसका रीजन बहुत सिंपल था, तो आप देखोगे द रीजन बीइंग, ये जो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय था, जिसको हमने एक स्पेशल ग्लास केस में बंद करके रखा था, फिर भी उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आ गए। सो इट वाज सीन टू पिक अप माइक्रो पार्टिकल ऑफ डर्ट। तो अगर उस ब्लॉक के ऊपर डस्ट या डर्ट आ गया, तो उसका मास चेंज हो जाएगा ना। हो सकता है 1 किलोग्राम की जगह पे अभी 1 किलोग्राम 1 ग्राम एक्स्ट्रा।
तो इवन दो उसको इतना केयरफुल रखने के बाद भी इट इज पिकिंग अप डर्ट पार्टिकल्स, तो वो डर्ट पार्टिकल उस पर सेटल होने लग जाएंगे, तो उसका मास चेंज होगा। और किसी भी स्टैंडर्ड का, और याद है स्टैंडर्ड क्या था? डू रिमेम्बर, मैंने पहले लेक्चर में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक कंपैरिजन यूज करते हो, उसको क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड। और उसका कंडीशन था दैट स्टैंडर्ड शुड नॉट चेंज, इट शुड बी कांस्टेंट। तो प्लेस टू प्लेस या फिर क्लाइमेट टू क्लाइमेट भी चेंज नहीं होना चाहिए। बट व्हाट डू यू सी हियर, यहाँ पे तो इतना केयरफुली रखने के बाद भी इट इज पिकिंग अप पार्टिकल्स ऑफ डर्ट, मतलब ये मास चेंज हो रहा है। तो ये मास चेंज हो रहा है और एडिशनली इस पे एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट हो रहा है, एंड इज आल्सो इफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब मास इज चेंजिंग, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन जो यूज करते हैं उसका कंडीशन क्या था? इट शुड नॉट चेंज, लेकिन ये क्या हो रहा है? चेंज। तो फिर चलेगा क्या? नहीं। तो हमने 2019 में फाइनली अराउंड 150 साल के बाद 1889 से 2019 तक 1 किलोग्राम का बेसिक डेफिनेशन था। एक वो ब्लॉक था प्लैटिनम इरिडियम का, उसी को बोलते थे 1 किलोग्राम। उसके डुप्लीकेट बना के पूरी दुनिया में भेज दिए। तो जितना वो 1 किलोग्राम का वेट था उतना हर जगह पे भेज दिया, तो वो था 1 किलोग्राम। बट व्हाट इज सीन कि ये जो अलॉय है, जो ब्लॉक है प्लैटिनम इरिडियम का, इसका मास चेंज हो रहा है ड्यू टू नंबर वन, ड्यू टू डर्ट पार्टिकल्स, एंड नंबर टू बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। तो ये चलेगा नहीं। इसके लिए फिर हमने नया डेफिनेशन बनाया, और जो नया डेफिनेशन है इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। द न्यू मेजर of kilogram is defined in terms of magnitude of electric current। मतलब अभी मुझे 1 किलोग्राम डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना पड़ रहा है। तो वो कैसे करेंगे बता देता हूँ। तो लेट्स सी हाउ डू दे डिफाइन 1 किलोग्राम। देखो बहुत सिंपल चीज है, थोड़ा सा सोचोगे तो समझेगा। मैंने पूछा 1 किलोग्राम कितना, तो ही सेड 1000 ग्राम। करेक्ट है। फिर मैं पूछूंगा 1 ग्राम कितना, फिर बोलोगे 10⁻³ किलोग्राम। फिर मैं पूछूंगा 1 किलोग्राम कितना, फिर आएगा 1000 ग्राम। फिर 1 ग्राम कितना? 10⁻³ किलोग्राम। द क्वेश्चन इज, कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो यूज किया होगा ना डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड मतलब कितना? फिर कभी सोचा है बेसिक बेसिक 1 सेकेंड मतलब क्या? मैं बोलूंगा एक 1 आवर कितना, आप बोलोगे 60 मिनट्स। ओके। 1 मिनट कितना? 60 सेकेंड। ओके। 1 सेकेंड कितना? कितने टाइम को 1 सेकेंड बोलेंगे? तो कहीं ना कहीं हमको बेसिक डिफाइन करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर? 100 सेंटीमीटर नहीं। फिर मैं पूछूंगा व्हाट इज 1 सेंटीमीटर? व्हाट इज 1 मीटर? ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। अभी ये मेरे पास एक रॉड है जो 1 मीटर का है अप्रोक्सीमेटली, मान लेते हैं एग्जैक्टली। इसी को 1 मीटर क्यों बोलना है? वाई नॉट दिस मच? वाई नॉट दिस मच? तो 1 मीटर मतलब क्या? आपको पता है व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? मतलब 1 सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 3 × 10⁸। तो 1 मीटर इज द लेंथ, remember 1 meter is the length or the distance traveled by light in 1/3 × 10⁸ second। मतलब 1/3 × 10⁸ सेकेंड में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलोगे? 1 मीटर। तो वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन we define 1 meter as that distance traveled by light in how much time? 1/3 × 10⁸। राइट। तो ये बेसिक डेफिनेशन है 1 मीटर का। अब ऐसा क्यों किया? वापस से कमिंग बैक टू द बेसिक्स, मैं मास पे आऊंगा वापस, थोड़ा सा सिर्फ आइडिया देने के लिए। सपोज ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है, मोर और लेस। ओके। सपोज ये आयन का रॉड है। आपको पता है अगर मैं आयन को हीट करता हूँ तो क्या होता है? एक्सपांड होता है। और अगर टेम्परेचर कम किया तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मैं 1 मीटर का रॉड लेके कश्मीर में चला गया, -10 डिग्री टेम्परेचर था, क्या होगा? छोटा हो जाएगा। और राजस्थान में गया तो फिर ये तो वेरिएबल है ना, कहाँ कांस्टेंट है?
कांस्टेंट है ये, नहीं, लोकेशन टू लोकेशन चेंज हो रहा है, लेकिन यूनिट्स का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या था, दे शुड नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो स्पीड ऑफ लाइट ऐसा होता है कि स्पीड ऑफ लाइट मुंबई में अलग, कश्मीर में अलग, राजस्थान में अलग, ऐसा होता है? नहीं। तो स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन सेम एवरीवेयर, इसलिए हमने डेफिनेशन चेंज कर दिया 1 मीटर का। हमने बोला 1 मीटर इज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन हाउ मच टाइम, 1/3 × 10⁸ सेकेंड। सिमिलरली जैसे हमने 1 मीटर डिफाइन किया, अब हमको वैसे ही 1 किलोग्राम भी डिफाइन करना है। तो 1 किलोग्राम का आपको पता है कि पहले एक ब्लॉक था प्लैटिनम इरिडियम का, लेकिन वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, इट इज चेंजिंग विथ एटमॉस्फेयर, इट इज ऑल्सो चेंजिंग विथ डस्ट पार्टिकल सेटलिंग डाउन ऑन इट। तो हमने क्या किया फिर, हमने एक वेइंग मशीन लिया, ये वेइंग मशीन है, दिस इज वेइंग मशीन। अब अगर आप देखोगे तो इस वेइंग मशीन में क्या किया है, यू हैव अ वेइंग मशीन, इसमें एक साइड पे, इफ यू लुक एट अ डायग्राम केयरफुली, एक साइड पे 1 किलोग्राम का ब्लॉक लगाया। कौन सा 1 किलोग्राम का ब्लॉक? वही, कौन सा? प्लैटिनम इरिडियम। यहाँ पे 1 किलोग्राम का ब्लॉक लगा दिया। और अभी आपको पता है एक साइड पे ब्लॉक है और दूसरे साइड पे कुछ नहीं है, तो कौन सा साइड नीचे जाएगा? जिस साइड पे ब्लॉक होगा। तो ये सिस्टम जो है ये ऐसा टिल्ट होगा। ओके, तो इट विल टिल्ट, ठीक है, अभी इसको कुछ नहीं कर सकता मैं, बट दिस विल बेसिकली बेंड। ये बेंड होने का रीजन सिंपल सा था कि नीचे, इसके नीचे क्या लगा के रखा था आपने? 1 किलोग्राम का ब्लॉक। गुड, यहाँ तक क्लियर। और इसके दूसरे साइड पे हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यू नो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? नहीं, बता देता हूँ। मैग्नेट पता है? मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट? व्हाट इज मैग्नेट? आपने बोला पता है, तो बताओ व्हाट इज मैग्नेट? व्हाट इज मैग्नेट? Magnet is a material which has some specific properties like attracting piece of iron, right? लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है फिर? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये मैग्नेट बनता है जब उसमें से करंट पास करते हो। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैं जब इसमें से करंट पास करूंगा तो ये मैग्नेट बनेगा। जब तक इसमें करंट नहीं है तब तक ये मैग्नेट नहीं है। तो मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेसिक डिफरेंस, मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट विल ऑलवेज शो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बिकम मैग्नेट ओनली इफ यू पास करंट थ्रू इट, राइट? टेम्पररी बोल सकते हो उसको। गुड। लेकिन इलेक्ट्रो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास किया। अब होता क्या है, होता यह है, आपने जैसे यहाँ करंट पास किया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करता है विच इज डाउनवर्ड्स, राइट? तो पहले सिर्फ एक साइड पे मास था 1 किलोग्राम, दूसरे साइड पे कुछ नहीं था। अब आपने करंट पास किया तो ये क्या करेगा? कौन सा फोर्स लगाएगा? डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। तो ये सिस्टम को डाउनवर्ड्स लेके आएगा वापस से। तो ये सिस्टम को वापस से ऐसा कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू रोटेट, करेक्ट? अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस कब होगा? जब ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। तो मैं क्या करूंगा? करंट और बढ़ा दूंगा। मैं करंट तब तक बढ़ाता रहूंगा जब तक ये बैलेंस नहीं होगा। तो आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग करंट। कब तक? जब तक दोनों साइड क्या नहीं हुए? बैलेंस। जब ये दोनों साइड बैलेंस हो गए तो ये करंट की जो भी वैल्यू थी, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम। आई विल रिपीट, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लुक, the kilogram mass can be described in terms of amount of current which has to be passed. किसमें से पास किया? Through an electromagnet, so that it can pull down. अब pull down क्यों? pull down क्यों? क्योंकि जब तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं लगाया है, आप जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं लगाते हो तब तक सिचुएशन क्या थी, याद है आपको? व्हाट वाज द सिचुएशन? एक साइड कहाँ था? ऊपर। दूसरा साइड कहाँ था? नीचे। करंट पास करने से क्या हुआ? जो साइड ऊपर था वो कहाँ आ गया? नीचे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नीचे आना मतलब क्या? डाउन। तो क्या लिखा है इधर? विच कैन पुल डाउन,
वन साइड ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस, और किसको बैलेंस करने के लिए, दूसरे साइड पे कौन था, कौन था दूसरे साइड पे, 1 kg, तो टू बैलेंस द अदर साइड विच होल्ड्स 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड मास, और ये यहाँ पे गलती से के ए हुआ है, दिस इज केजी, तो 1 स्टैंडर्ड किलोग्राम मास। मैं वापस समझाता हूँ, इजी कॉन्सेप्ट है बट इंटरेस्टिंग है। तो पहले 1889 से 2019 तक व्हाट वाज 1 kg, a block of platinum iridium which was kept carefully in some glass case etc etc, बराबर। प्रॉब्लम आ रहा था, मास चेंज हो रहा था, व्हाई, बिकॉज ऑफ डर्ट एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन एटमॉस्फेयर, तो चलेगा नहीं, तो चलेगा नहीं, तो हमको चेंज करना पड़ा। अब चेंज करना पड़ा, लेकिन कौन सा डेफिनेशन यूज करोगे, ऐसा चाहिए जो चेंज नहीं हो, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो, जो लोकेशन टू लोकेशन चेंज नहीं हो, राइट। तो वी शुड बी यूजिंग सच अ डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम विच शुड नॉट चेंज। तो हमने बहुत सिंपल सा ट्रिक यूज किया, एक काम किया, हमने लिया एक वेट बैलेंस, ये नॉर्मल वेट बैलेंस नहीं है जो मार्केट में होता है, वो नहीं है ये, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेट बैलेंस बोलते हैं इसको, इसका एक नाम भी है, इस पर्टिकुलर वेट बैलेंस में एक नाम भी है, तो वो आप खुद चेक करोगे। शायद टेक्स्ट बुक में मैंने नोट्स के ऊपर प्रिंट करके दिया है, शायद, शायद, आई डोंट रिमेम्बर। गुड। तो अब व्हाट वी हैव डन इज, इस वेट बैलेंस के एक साइड पे क्या लगा दिया हमने, 1 किलोग्राम, कौन सा 1 किलोग्राम, प्लेटिनम इरिडियम वाला 1 किलोग्राम, और दूसरी साइड पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बात ऐसी है कि इट वाज बेसिकली समथिंग लाइक दिस, क्योंकि एक साइड पे 1 kg और दूसरे साइड पे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे करंट पास करूंगा, तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगना मतलब ये इस मशीन को नीचे पुल कर रहा है, इट शुड पुल डाउन, और जितना करंट बढ़ाऊंगा उतना ही ज्यादा ये पुल डाउन होगा, और एक स्टेज पे आके क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो जिस स्टेज पे बैलेंस हो गया, उस स्टेज पे जितना भी करंट था, दैट करंट इज सेड टू बी इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम मास। गुड, simple definition. Thus, 1 kilogram mass can be described in terms of amount of current which has to be passed through electromagnet so that it can pull down one side of extremely sensitive balance. किसको बैलेंस करने के लिए, to balance other side which holds 1 standard kilogram mass. Good, clear? एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ पता होना चाहिए। डन। नेक्स्ट इज बेसिकली, अच्छा, मेजरमेंट ऑफ टाइम से पहले और एक चीज बाकी रह गई। तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था, वापस एक बार देखते हैं, सीजीएस यूनिट कहाँ यूज करते हो, सीजीएस कहाँ यूज होगा, फॉर स्मॉल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेजर करना है डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन पेपर, तो सेंटीमीटर। अगर मुझे मेजर करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन दिस क्लासरूम, तो चलेगा क्या, नहीं, मीटर। अगर मुझे मेजर करना है वेट ऑफ गोल्ड, अब गोल्ड खरीदने जाते हो तो ऐसा तो नहीं बोलते 2 किलोग्राम गोल्ड दे दो, यू विल गो एंड से 1 तोला, हाउ मच इज 1 तोला, 10 ग्राम्स। तो स्मॉल क्वांटिटीज मेजर करने के लिए ग्राम यूज होता है, थोड़ा बड़ा उसके लिए किलोग्राम यूज होता है, राइट। अब हम यहाँ पे 1 किलोग्राम डिफाइन कर रहे थे, तो ये 1 किलोग्राम डे टू डे लाइफ में चलेगा, 1 किलोग्राम ऑफ फ्रूट, 1 किलोग्राम वेजिटेबल, 1 किलोग्राम शुगर, 1 किलोग्राम सॉल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कहाँ नहीं चलेगा, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, व्हाट इज द मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन एटम, व्हाट इज द मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वहां पे किलोग्राम चलेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, बिकॉज द मास इज वेरी स्मॉल। तो जब एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूल्स की बात करते हो ना, तो वहां पे 1 किलोग्राम चलता नहीं है, तो वहां पे हमको नया यूनिट डिफाइन करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। केमिस्ट्री में हुआ होगा ये शायद। तो व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, हाउ डू डिफाइन 1 एटॉमिक मास यूनिट,
हुआ कि नहीं? नहीं? ओके, हैव यू हर्ड ऑफ आइसोटोप्स? यू नो व्हाट आर आइसोटोप्स? पता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? व्हाट आर आइसोटोप्स? atoms of same element having same atomic number but different mass number. देखो अब ऐसा है, अगर मुझे लार्ज मासेस मेजर करने हैं तो मैं स्टैंडर्ड प्लैटिनम इरिडियम का ब्लॉक यूज करता हूँ या फिर करंट के डेफिनेशन से यूज करता हूँ। जब मुझे मासेस मेजर करने हैं फॉर एग्जांपल एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, तो 1 किलोग्राम ये बहुत बड़ा यूनिट हो गया, ग्राम भी बहुत बड़ा यूनिट हो गया, तो हमको छोटे यूनिट्स चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एटम का मास मेजर करना है तो एटम का ही रेफरेंस लेंगे। तो एक ऐसा एटम लेते हैं हम लोग जिसको बोलते हो कार्बन 12। पता है कार्बन 12, राइट? तो कार्बन 12 इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन विच हैज हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन। तो व्हाट वी डू इज, हम कार्बन का एटम लेते हैं, इस कार्बन के एटम का मास मेजर करते हैं और उसको डिवाइड बाय 12 कर देते हैं। कार्बन 12 लिया, उसको डिवाइड बाय 12 किया, तो जो भी मास आएगा इसको बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलोगे इसको? 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ विच एटम? कार्बन 12। करेक्ट? क्लियर? while dealing with masses of atoms and molecules, kg is inconvenient क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है ये। Therefore, their masses is measured in atomic mass unit। अब ये atomic mass unit define कैसे किया? 1/12 mass of atom of C12 is called as 1 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ तक क्लियर? अब आगे जाके बहुत बार लगेगा आपको 1 AMU, 2 AMU, 5 AMU, तो मुझे और एक बार आपसे पूछना है, अभी आपने बताया कार्बन में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स? व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन एंड व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन? पता है आपको? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू पता है आपको? नहीं पता? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अप्रोक्सीमेटली दोनों का सेम होता है। अब यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से ध्यान दो। आपने बताया कार्बन 12 के मास को लो, उसको किससे डिवाइड करो, लेकिन कार्बन 12 में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6, तो टोटल कितना हो गया? 12, बराबर। और मैंने अभी बताया, आपने बोला 6 प्रोटॉन, ठीक है, तो 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और 6 न्यूट्रॉन, तो 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय 12। वेरी गुड। लेकिन मैंने अभी बोला मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बाय 12। क्यों? क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज सेम, तो कितना आएगा? अपॉन, तो 12 12। So what is 1 atomic mass unit? Mass of proton is 1 atomic unit। 1 atomic mass unit मतलब मास ऑफ प्रोटॉन होता है। देखो 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 देखो, लिखा है 1 atomic mass unit इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो जो डेफिनेशन बनाया ना, ये ऐसा ही आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया। आपको क्या बोला? 1/12 ऑफ मास ऑफ विच एटम? कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 उठाओ, उसका मास मेजर करो, डिवाइड बाय 12 करो, जो भी वैल्यू मिलेगी क्या बोलोगे उसको? 1 एटॉमिक मास यूनिट। बट लॉजिकली स्पीकिंग, कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6। कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 6। तो टोटल मास कितना है कार्बन का? 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? सेम। तो 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो कितना हो गया? और डिवाइड बाय किससे कर रहे हो, तो बचा क्या? अब तो व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट? मास ऑफ प्रोटॉन। खत्म, डन। तो व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट? मास ऑफ प्रोटॉन। उसकी वैल्यू कितनी है? 1.67 इंटू 10⁻⁻। गुड।
तो जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे, क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट है, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और गुड। अब लास्ट थिंग, मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये भी जोक है, वेरी सिंपल। तो 1 सेकेंड डिफाइन कैसे करते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। हाउ डू डिफाइन 1 सेकेंड? तो कैसे डिफाइन करते हो 1 सेकेंड? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड? चलो लेट मी आस्क यू, व्हाट इज 1 डे? वो बाद में आया, वो बाद में आया। जैसे 1 डिग्री हाउ मेनी मिनट्स? 1 डिग्री मतलब कितने मिनट्स? 60, बराबर। तो आपने क्या किया, पहले डिग्री डिफाइन किया, उसके बाद उसके 60 पार्ट्स के, और ईच पार्ट को क्या बोल दिया? 1 मिनट। तो मैंने अगर पूछा 1 डिग्री इक्वल टू कितना, तो 60 मिनट नहीं सुनना है, क्योंकि डिग्री पहले डिफाइन हुआ और मिनट बाद में आया। तो सिमिलरली व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज 1 डे, तो 24 आवर्स नहीं सुनना है, क्योंकि पहले 1 डे डिफाइन किया और हर एक दिन के 24 पार्ट्स कर दिए, ईच पार्ट को क्या बोल दिया? 1 आवर। तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था कि एक दिन मतलब एग्जैक्टली क्या, ये बताओ। 1 डे मतलब एग्जैक्टली क्या, हाउ मच? व्हाट डू यू मीन बाय नून? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नून? बोलते हैं ना गुड आफ्टरनून। हाँ ठीक है, गुड आफ्टरनून, बताओ नून क्या है? अब मेरा आदत है, मैं बहुत बेसिक बेसिक से ही लूंगा, तो फिर यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। आके बोलते हो ना, सम ऑफ यू व्हेन कम हियर, गुड आफ्टरनून, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नून? व्हाट इज नून? 12 बजे सन का पोजीशन क्या होता है? एग्जैक्टली ओवरहेड, बराबर। कल 12 बजे कितना होगा, कहाँ होगा? एग्जैक्टली ओवरहेड। तो जब सन एग्जैक्टली ओवरहेड हो, उसको बोलते हैं नून। क्या बोलते हैं उसको? राइट। तो व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, इट इज सेड टू बी नून। देन ऑब्वियसली एक नून से अगला नून इज 1 डे। तो 1 डे डिफाइन कैसे करते हो? 1 डे इज द मीन टाइम बिटवीन 1 नून एंड द नेक्स्ट नून। इसको बोलते हैं 1 मीन सोलर डे। 1 मीन सोलर डे। सोलर डे क्यों? आपने 1 डे डिफाइन कैसे किया? बाय लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ सन। अगर मैं सन की जगह पे मून का पोजीशन यूज करता तो क्या बोलता? कौन सा डे, सोलर डे की लूनर डे? तो 1 मीन सोलर डे इज द टाइम फ्रॉम 1 नून टू द नेक्स्ट नून। अब ये जो 1 मीन सोलर डे है, इसके 24 पार्ट्स कर दिए। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 आवर। हर एक आवर के 60 पार्ट्स कर दिए। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 60 मिनट्स, मतलब ईच पार्ट इज 1 मिनट। और 1 मिनट के 60 सेकेंड्स कर दिए, 60 पार्ट्स कर दिए। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 सेकेंड। तो देखो, अभी तक जो डेफिनेशन तुम यूज कर रहे थे, SI unit of time is second. For many years, duration of 1 mean solar day was considered as reference. A mean solar day is the average time interval from 1 noon to the next noon. एक नून से अगले नून। अब ऐसा करने का रीजन बहुत सिंपल था। घड़ी आपके पास आज है, आज से 2-3 हज़ार साल पहले सोचोगे तो लोगों के पास घड़ी नहीं थी। तो वो टाइम मेजर कैसे करते थे? बाय लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ सन और मून और स्टार्स। तो हमारे लिए नेचुरल क्लॉक था सन। इसके लिए जब सन ओवरहेड है उसको बोलते हो नून। एक नून से अगला नून इस मीन सोलर डे। अब क्या किया? एवरेज ड्यूरेशन ऑफ 1 डे इज टेकन टू बी 24 आवर। एक दिन के 24 पार्ट्स कर दिए, हर एक पार्ट को बोल दिया 1 आवर। और एक पार्ट के, एक आवर के कितने पार्ट्स किए? 60 मिनट्स। 1 आवर इज ऑफ 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज ऑफ 60 सेकेंड। 1 मीन सोलर डे कितना हो गया? 24 into 60 into 60, मतलब कितना? 86,400 सेकेंड। तो वन डे इज इक्वल टू 86,400
सेकेंड। तो व्हाट इज 1 सेकेंड? व्हाट इज 1 सेकेंड? 1/86,400 ऑफ अ डे, ऑफ अ सोलर डे। तो ये डेफिनेशन था 1 सेकेंड का, देखो लिखा होगा 10 a second was defined as 1/86,400 of a mean solar day। अब तक, कुछ साल पहले तक, 1 सेकेंड मतलब कितना? 1/86,400 ऑफ मीन सोलर डे। लेकिन इफ यू नो, आई डोंट नो इफ यू नो और यू डोंट नो, अर्थ का रोटेशन, अभी हम बोल रहे हैं ना आज ओवरहेड है, कल भी कहाँ पे आएगा? ओवरहेड। एग्जैक्टली कितने घंटे के बाद? 24। लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। अर्थ का रोटेशन भी स्लो हो रहा है, धीरे 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 अर्थ का रोटेशन स्लो होते जा रहा है। मतलब अगर आज 12 बजे सन ओवरहेड है, तो मे बी आज से 1000 साल के बाद वैसा नहीं होगा। मे बी आज से 1000 साल के बाद सन विल कम ओवरहेड एट 2 PM बिकॉज द अर्थ रोटेशन इज स्लोइंग डाउन। मैंने पहले ही बताया, किसी भी यूनिट का कंडीशन क्या था? इट शुड बी कांस्टेंट, इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन, इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन ये जो मैंने डेफिनेशन यूज किया, ये बाद में जाके चेंज होने वाला है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन क्या हो रहा है? धीरे धीरे स्लो। तो फिर ये मैं यूज नहीं कर सकता, तो मुझे नया बनाना पड़ेगा। देखो लेंथ के साथ भी वही था, पहले आपने 1 मीटर डिफाइन किया, फिर बोला अरे ये तो चेंज हो रहा है, फिर हमने डेफिनेशन चेंज कर दिया। मास के साथ भी वही हुआ, हमने एक प्लेटिनम इरिडियम का ब्लॉक बनाया, लेकिन वो चेंज हो रहा है, फिर डेफिनेशन चेंज किया। अभी टाइम के साथ भी वही हो रहा है, 1 सेकेंड डिफाइन किया, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये भी चेंज होगा, तो इसका डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा। तो अभी 1 सेकेंड मतलब क्या? तो एक सीसीएम नाम का एटम है, सुना होगा, सीसीएम सुना है? CS। पीरियोडिक टेबल पता है ना आपको? कितने एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में? 108। अच्छा, सारे के सारे नेचुरली ऑकरिंग है या कुछ आर्टिफिशियल भी है इसमें? ओके। तो सीसीएम नाम का एक एटम है। सीसीएम एटम कम, ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट होता है, इट कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली, और इसके जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है ये कांस्टेंट है। मतलब 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस अभी हो रहे हैं उतने ही बाद में भी होंगे। तो अब 1 सेकेंड डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम इसके वाइब्रेशंस के नंबर काउंट करते हैं। तो हम बोलते हैं कि इतने टाइम, जितने टाइम में सीसीएम एटम इतने इतने नंबर के वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, उसको क्या बोलोगे? 1 सेकेंड। तो व्हाट वी डू इज, सीसीएम एटम कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग, हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ सीसीएम एटम से डिफाइन करते हैं 1 सेकेंड। तो हम बोलते हैं जितने टाइम में सीसीएम एटम इतनी बार वाइब्रेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज 1 सेकेंड। वो छोटा नंबर नहीं है बहुत। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो 9192631770 नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हो 1 सेकेंड। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 सेकेंड इज द टाइम needed for 9126311770 vibrations of cesium atom। कहीं तो लिखा होगा of cesium atom in short। गुड, राइट, क्लियर। तो जैसे मैंने तुमको बताया, ये दो टॉपिक सिर्फ बुक में है तो मैंने पढ़ाया, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ दीज टू टॉपिक्स। नो वन विल आस्क यू हाउ डू यू डिफाइन 1 सेकेंड, नो वन विल आस्क यू हाउ डू यू डिफाइन 1 किलोग्राम। इट इज जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर पे, और इसके आगे रियल फिजिक्स चालू होगा। मतलब अभी वो बोरिंग काम खत्म हो गया हमारा। नाउ ऑनवर्ड्स वी विल मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट and very interesting topic, dimensions and dimensional analysis। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड ऑल पे अटेंशन प्रॉपरली। देखो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर इधर जेडब्ल्यू और नीट, या कम से कम सीईटी। उसमें पैटर्न एकदम फिक्स है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको समझ में आया कि ये टॉपिक मेरा रह गया, आई डिड नॉट प्रिपेयर, तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो फिर उस केस में भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
इवन विदाउट नोइंग फॉर्मूला यू कैन स्टिल सॉल्व क्वेश्चंस। तो वो कैसे? तो वो डायमेंशंस से। तो डायमेंशंस क्या होता है वो डिफाइन करने से पहले, डू यू रिमेंबर व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? यस, तो व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? A physical quantity which depends on other physical quantities for their measurement. इसका मतलब ये होता है कि a derived physical quantity can be expressed as some combination of 7 fundamental quantities. For example, if I ask you what is speed? What is speed? Distance upon time. तो speed ये fundamental है कि derived है? Derived. और ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस और टाइम पे। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्पीड अपॉन टाइम। वेरी गुड। बट व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब एक्सेलरेशन क्या है फिर? अरे डिस्टेंस अपॉन speed is distance upon time, acceleration is speed upon time. What is speed? Distance upon time. और नीचे और एक बार क्या है? और जागो जागो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो आपने बोलना चाहिए था डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। आप बोल रहे हो स्पीड भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है और एक्सेलरेशन भी डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन डिराइव्ड है कि फंडामेंटल है? डिस्टेंस ये फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? टाइम ये फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? व्हाट इज फोर्स? मास इनटू व्हाट इज एक्सेलरेशन? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। फोर्स ये डिराइव्ड है कि फंडामेंटल है? मास, डिस्टेंस, time. So what do you see? You see that a derived physical quantity, speed भी derived था, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। एक्सेलरेशन भी derived है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम स्क्वायर। फोर्स को भी मैं लिख रहा हूं मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। मतलब अ derived quantity कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन? फंडामेंटल क्वांटिटीज का। तो पहले तो ये पता होना चाहिए डायमेंशन समझने के लिए, अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, या कैन बी रिटन एज, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज some combination of 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 में से कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? तो डिराइव्ड क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सम कॉम्बिनेशन, जैसे स्पीड आपने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक कॉम्बिनेशन है। एक्सेलरेशन क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ये तीसरा कॉम्बिनेशन है। गुड। लेकिन अब देखो ना, ये बार बार मैं डिस्टेंस लिखूंगा, बार बार मैं टाइम लिखूंगा, तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है ना डिस्टेंस पूरा लिखने में, टाइम लिखने में, या फिर मास लिखने में। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वी रिप्रेजेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय देयर सिंबल। So to represent derived quantity as a combination of some combination of 7 fundamental quantities, we denote fundamental quantities with some symbols. तो फिजिकल क्वांटिटी अगर लेंथ है, डिस्टेंस, उसका सिंबल हम यूज करते हैं एल। तो इफ आई एम राइटिंग डाउन लेंथ, अगर मुझे डिस्टेंस या लेंथ लिखना है तो उसके सिंबल का यूज करूंगा एल। अगर मुझे मास लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? एम। और मुझे अगर टाइम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? टी। तो अगर मुझे स्पीड लिखना होता तो मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम पूरा नहीं लिखता, मैं क्या लिखता? एल अपॉन टी। वेरी गुड, गुड। अगर मुझे एक्सीजन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर नहीं, एल अपॉन टी स्क्वायर।
वेरी गुड। इसके बाद अगर टेम्परेचर आया, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए टी नहीं यूज हो सकता। क्यों नहीं यूज हो सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी टाइम के लिए यूज होता है, तो यहाँ यूज करते हो के, केल्विन। अगर इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कुछ बुक्स में आई यूज करते हैं, बाकी बुक्स में ए यूज करते हैं, राइट। उसके बाद लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, बाकी क्या रह गया? लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लुमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए कौन सा सिंबल है? सी। मैं यूनिट का सिंबल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल पूछ रहा हूँ, राइट। सी, करेक्ट, गुड। आखिरी में कौन रह गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोल। गुड, राइट। अगर इतना पता है तो अब डायमेंशंस को डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट बेसिक थिंग दैट यू शुड नो इज any derived quantity can be expressed as some combination of 7 fundamental quantities, and for convenience fundamental quantities are represented by their symbols. लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K, इलेक्ट्रिक करंट I और A, लुमिनस इंटेंसिटी C, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL। अब देखो, अगर मुझे स्पीड लिखना था, तो आपने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब L अपॉन T। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ L⁻⁻⁴ और T⁻⁻⁻⁴? क्योंकि T का पावर 1 था, लेकिन ऊपर जाके क्या बन गया? वेरी गुड। तो ये जो पावर्स है ना, पावर्स, इन पावर्स को आप बोलते हो डायमेंशंस। तो पावर को क्या बोलते हो? तो देखो, डायमेंशन का डेफिनेशन क्या लिखा है, क्या बोला है वहां पे? The dimensions of a physical quantity are the powers to which fundamental units must be raised in order to obtain units of derived quantity, right? Of a given physical quantity मतलब of a derived quantity। तो मुझे अगर स्पीड का यूनिट निकालना होगा, स्पीड का लेंथ किसमें मेजर करते हो? मीटर। टाइम किसमें? सेकेंड। और लेकिन टाइम का पावर क्या था? -1। तो मुझे पावर देख के क्या मिल गया? यूनिट। किसका यूनिट? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। तो अगर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का कुछ पावर लिखना पड़ेगा, और उस पावर को क्या बोलोगे? डायमेंशंस। तो डिफाइन कैसे करेंगे, बताओ? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। किसका पावर? फंडामेंटल यूनिट का। सो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच fundamental units must be raised, fundamental units must be raised। क्या करने के लिए? in order to obtain units of derived physical quantity। given quantity मतलब derived physical quantity। गुड। अब अगर मुझे स्पीड के यूनिट्स चाहिए, तो हमने लिखा L⁻⁴ और T⁻⁻। तो जो पावर है 1 और -1, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमेंशन। अगर सिर्फ पावर लिख रहे हो, तो पावर को बोलते हो डायमेंशंस। लेकिन अगर आप पूरा ही एक्सप्रेशन लिख रहे हो, L⁻⁴ और T⁻⁻⁴, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो रिमेंबर, ओनली पावर्स मतलब डायमेंशंस। बट इफ यू आर राइटिंग डाउन फुल एक्सप्रेशन मतलब L⁻⁴ T⁻⁻⁻⁴ and writing inside which bracket? Square bracket। then this expression is known as डायमेंशनल इक्वेशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला। तो नॉर्मली
normally what we do is we write down fundamental quantities and their powers inside square bracket, and this expression is known as dimensional equation or dimensional formula, and only powers are known as, सिर्फ पावर्स मतलब क्या, और पूरा एक्सप्रेशन मतलब कौन, और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आई होप इट इज क्लियर, समझा है ना? यस। तो अभी बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, मैं एक एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखूंगा। आपको क्या करना है, आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का पहले मुझे फॉर्मूला बताना है, फिर आपको उसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, फिर आपको उसी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट बताना है। तो व्हाट वी विल डू इज विल प्रैक्टिस, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत काम में आएगा। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट यू मे नो। आपको जो पता होगा वहीं से स्टार्ट कर लेंगे, पर ऐसा बताओ जिसका फॉर्मूला याद हो। ओके, वन बाय वन। तो सबसे पहले बताओ बताओ, सबसे पहले वर्क, वर्क, कुछ और बेसिक बताओ। चलो आई विल टेल, आई विल आस्क एरिया, एल स्क्वायर। व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला? साइड स्क्वायर। तो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? अरे थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, इसमें मास है क्या? नहीं, तो एम रेज टू 0। इसमें लेंथ है क्या? यस। लेंथ का पावर क्या है? एल रेज टू 2। इसमें टाइम है क्या? नहीं, तो टी रेज टू 0। तो सिर्फ लेंथ है, लेकिन लेंथ आप मेजर किस में करते हो? मीटर में। तो मीटर का क्या आएगा? स्क्वायर। तो अब समझ में आया होगा कि थ्रू आउट योर स्कूल जहां भी एरिया लिखते हो साथ में क्या लिखते थे? मीटर स्क्वायर है, क्योंकि उसका डायमेंशंस क्या आते हैं? एल रेज टू 2। नंबर 2, क्वांटिटी नंबर 2, वॉल्यूम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम? एल क्यूब, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब। तो डायमेंशंस क्या आएंगे? m0 l3 t0। यूनिट क्या आएगा? m क्यूब। स्पीड अभी बताया था, तुम नहीं बताया था। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मास है क्या इसमें? नहीं। डिस्टेंस मतलब लेंथ। पावर क्या है? और टाइम -1, राइट। मास तो है नहीं, लेंथ किस में मेजर करते हो? लेंथ किस में मेजर करते हो? मीटर। और टाइम, लेकिन उसका पावर क्या है? -1, तो मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, या तो स्पीड अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। एम है क्या इसमें? एल रेस टू टी रेस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। उसके बाद पांचवा, अब आप बताओ, अभी आपको जो याद आ रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी बता दो। किसने तो वर्क बोला था, ठीक है। चलो फोर्स, फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास का डायमेंशन क्या आएगा, और एक्सेशन का कितना है? L1T-2। मास का m1 और a का L1T-2। तो ये m मतलब कौन, लेंथ मतलब कौन, मीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर। तो पर सेकेंड स्क्वायर को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन। तो व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद किसने उसको बताया था? वर्क। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क?
फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, चलो ठीक है, Fs, फोर्स इंटू एक्स, डिस्टेंस। फोर्स के डायमेंशंस क्या थे अभी आपने फाइंड किए, m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू, और डिस्टेंस के क्या है l1, तो l1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे आएगा m1 l2 t माइनस टू। यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर। मास मतलब क्या, किलोग्राम, लेंथ मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप बोलते हो जूल। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज जूल। एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट यू रिमेंबर। वेलोसिटी और स्पीड सेम है, सिर्फ वेलोसिटी में डायरेक्शन भी बताते हो, स्पीड में नहीं बताते। मोमेंटम, मोमेंटम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, डिनोट करते हो P से, मास इंटू वेलोसिटी, स्पीड, मास इंटू स्पीड। मास मतलब m⁻⁴ और स्पीड तो तुमने पहले ही करके रखा, L1 t माइनस वन, L1 t माइनस वन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देन डेंसिटी, ओके, डेंसिटी, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, इसको रो बोलते हैं, रो, राइट, एंड आई होप यू नो व्हाट आर डिफरेंट ग्रीक सिंबल्स। आपको पता है, मैं पूछ लेता हूँ, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज गामा, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज डेल्टा, डेल्टा, ईटा, अल्फा, बीटा, गड़बड़ बिल्कुल नहीं, गामा, डेल्टा, ईटा, पता है ये, कापा, यू नो व्हाट इज दिस, म्यू, राइट, यू नो व्हाट इज दिस, नू, करेक्ट। सिमिलरली इधर एक सिंबल यूज किया, ये पता है क्या है, रो, ये पता है क्या है, सिग्मा। आप बोलोगे हमने सॉलिड एंगल के टाइम पे सिग्मा यूज किया था ना, तो लेकिन वो सिग्मा कैसा था, ऐसा, ये सिग्मा कैसा है, क्या डिफरेंस है, मेरे को बताओ, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो बस वही डिफरेंस है, कैपिटल सिग्मा और स्मॉल सिग्मा का नोटेशन अलग है। डेल्टा का भी वैसा ही है, कैपिटल डेल्टा ऐसा लिखते हो ट्राइंगल, और स्मॉल डेल्टा लिखते हो डी ऐसा, राइट। तो ग्रीक लेटर जहां भी आएंगे तो पता होना चाहिए व्हाट इज दिस, रो। और फिजिक्स में नॉर्मली हम लोग डेंसिटी के लिए रिजर्व करते हैं रो को, तो जहां भी रो देखोगे मतलब वो क्या है, डेंसिटी है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी, वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब m⁻², और वॉल्यूम क्या था l⁻3, तो ऊपर जाएगा तो l⁻⁻3। अब इसमें टाइम नहीं है तो t⁻0। मास किलोग्राम, और लेंथ का क्यूब मतलब मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे प्रेशर, ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, हमेशा स्मॉल ए से डिनोट होता है, और कैपिटल ए इज ऑलवेज फॉर एरिया, और लिखा भी है मैंने यहाँ पे, लिखा है क्या ए, यस। फोर्स m1 l1 t माइनस टू, और एरिया l2, और ये l2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो 1 माइनस टू कितना होता है, तो m1 l-1 t माइनस टू, राइट, किलोग्राम मीटर पर, राइट। इसको इन टोटल सब मिला के आप बोलते हो, पता है क्या बोलते हैं इसको, पास्कल, दिस इज कॉल्ड एज पास्कल। गुड, आगे, अगला,
बहुत कुछ बाकी है अब। और यू मस्ट बी वंडरिंग कि इतने सारे एक साथ क्यों। मैंने बार बार बोला है, फिजिक्स का पहला चैप्टर ये 2 साल के फिजिक्स का बेस है। 2 साल में आपको बार बार ये फॉर्मूला लगने वाले हैं, इसके लिए पहले ही चैप्टर में सब रिवाइज करके दे दिया। ऑल द फॉर्मूलाज पहले ही आपको पता होगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। तो अभी आपको पता है एरिया क्या है एल स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है एल क्यूब, स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, फोर्स क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क डन क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर क्या है फोर्स अपॉन एरिया, मोमेंटम क्या है मास इनटू वेलोसिटी, राइट। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ तो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, मास इज किलोग्राम, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, बराबर ना। हाँ, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर, करेक्ट, गुड। लेकिन डायमेंशन भी लिखने पड़ेंगे, ये तो यूनिट हो गया। डायमेंशन में क्या लिखोगे, मास m रेज टू 1, वेलोसिटी क्या था L1 t-1, उसका क्या करोगे स्क्वायर, तो L2 t-2। लेकिन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर तो पहले भी कहीं देखा तुमने, कहाँ देखा, वर्क के लिए इसको क्या बोला था जूल, तो इसको भी क्या बोलोगे, राइट। क्योंकि वर्क इज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो एनर्जी, हीट इज आल्सो एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो एनर्जी। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उसके डायमेंशंस और उसके यूनिट्स भी सेम आएंगे। तो वर्क के, पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के, हीट के, सबके डायमेंशंस क्या होंगे सेम। और चेक भी करते जा रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी के और वर्क के सेम आ गए। पोटेंशियल एनर्जी चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, mgh। m मतलब कौन, मास, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या नॉर्मल एक्सेलरेशन हो, है तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या थे, L1 t-2, और h मतलब हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब L1। तो ये क्या आ गया m1L2 t-2। देखो है सेम, एग्जैक्टली सेम, यस। तो क्या आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हो, गुड, यहाँ तक क्लियर, राइट, पक्का। तो जस्ट फॉर अ क्विक recap, a derived quantity can be represented in some combination of 7 fundamental quantities। और हम लोग डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स लिखने के लिए फंडामेंटल के सिंबल यूज करते हैं, लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K, करंट के लिए I या फिर A, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I या फिर A, और इंटेंसिटी के लिए C, अमाउंट के लिए MOL, मोल। फिर हम डिफाइन करते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। जैसे अगर मुझे स्पीड लिखना है तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब L1 अपॉन T1, मतलब L1 t-1। तो जो पावर आए 1 और -1 को क्या बोलते हो, डायमेंशन। और पूरे इक्वेशन को क्या बोलते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन, राइट। यहाँ तक क्लियर, पक्का। तो अगेन फॉर अ क्रॉस चेक, फटाफट, आई विल गिव यू ओनली 10 सेकेंड्स टू आंसर। एरिया के डायमेंशंस बताओ, L2, M0 T0, और जिसका 0 होता है उसको लिखते नहीं है, मैंने वहां पे लिख के दिया, लेकिन आगे जाके जिसका 0 है, M0 है, L0 है, तो हम लिखेंगे नहीं, वी विल नॉट राइट इट डाउन। व्हाट इज ऐसा यूनिट, मीटर स्क्वायर। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, L क्यूब, मीटर क्यूब। व्हाट अबाउट स्पीड, L1 t-1, मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट अबाउट फोर्स, M1 L1 t-2,
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर known as न्यूटन. वेरी गुड. व्हाट अबाउट वर्क? फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो फोर्स तो पता ही है ना, m1 l1 t-2 इंटू डिस्टेंस, मतलब वापस से l1, तो कितना होगा l2. तो इसको क्या बोलोगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर, क्या बोलते हैं इसको? जूल. व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? व्हाट अबाउट हीट? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर. व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? सेम. व्हाट अबाउट मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी है वो, तो मास m1 l1 t-1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. गुड. क्लियर. डेंसिटी. डेंसिटी पक्का. डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम m1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. वेरी गुड. गुड. तो मैंने आपको जैसे बताया कि डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर. तो अब तक हमने समझ लिया कि डायमेंशंस क्या और डायमेंशनल इक्वेशन क्या, डायमेंशन कैसे फाइंड करते हो, एसआई यूनिट कैसे फाइंड करते हो. अब हमको देखना है थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. नंबर 1, सबसे पहला, तो चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. 10th में या 9th में कहीं तो है इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स, पता है? सुना है? ऐसा होगा ही नहीं, नहीं सुना होगा. काइनेमैटिकल इक्वेशन नहीं सुने? नहीं पता? 3 इक्वेशंस. कौन से 3? आई एम नॉट आस्किंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x. तो अच्छा चलो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ. v इक्वल टू u प्लस at, इस इक्वेशन का यूज क्या है? अब हम लोग 3rd या 4th चैप्टर में डिराइव करने ही वाले हैं वापस इसको. पहले बात तो ये इक्वेशन आया कहाँ से वो देखेंगे, वो 3rd 4th चैप्टर में. बट आई वांट टू नो नाउ इसमें v क्या है, इसमें u क्या है, इसमें a क्या है और इसमें t क्या है. व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी. व्हाट इज u? व्हाट इज a? व्हाट इज t? करेक्ट. राइट. तो अभी थोड़ा समझ में आएगा कि फिजिक्स में तुम लोग करते क्या हो. फिजिक्स में हम लोग बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का फ्यूचर बता सकते हैं और बता ही रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ कार इनिशियली एट रेस्ट. व्हाट इज वेलोसिटी देन? इनिशियल. स्टार्ट्स मूविंग with an acceleration of 5 meter per second square. What is the speed of this car after 10 seconds? 0 plus 5 into 10, तो कितना? 50 मीटर पर सेकेंड. मतलब हम सब इनिशियल कंडीशन से हम फ्यूचर बताएंगे कि 10 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना होगा. फॉर एग्जाम्पल, a car which was initially at rest starts moving with acceleration of 5 meter per second square. What is the distance of the car after 10 seconds? So s equal to ut plus 1/2 at square. तो u कितना था? 0. टाइम कुछ भी हो, u 0 है. a कितना है? 5. तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस? 100 इंटू 5, 500/2 कितना? तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? द पॉइंट हियर इज कि डायमेंशनल एनालिसिस का इसके साथ कनेक्शन क्या है, इसके साथ कनेक्शन है. अब ये तो 2-3 फॉर्मूला है. 11th और 12th मिला के मैंने आपको फॉर्मूला बुक भी दिया जेई नीट के नोट्स के साथ.
11 12 मिला के 200 के आसपास फॉर्मूला रहेंगे, 200, राइट। तो याद कैसे रखेंगे? हमको बहुत सारे फॉर्मूला अपने आप ही याद रह जाते हैं और बहुत सारे कितना भी कोशिश करो याद नहीं रहते, तो याद रखने भी नहीं है। क्यों? तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, अगर आप टाइटल पढ़ोगे, देखो क्या लिखा है टाइटल में, क्या लिखा है? टू टू चेक टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल करेक्टनेस? फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन हो, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जैसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन, अगर इसमें जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व है सबके डायमेंशन अगर सेम है, तो द इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट। फॉर एग्जांपल, पहला इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? फाइनल। इसका डायमेंशन क्या आएगा? L1 t-1। U क्या है? वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल। डायमेंशंस क्या है? L1 t-1। A क्या है? A एक्सेलरेशन, L1 t-2, और साथ में कौन है? टाइम, मतलब t⁻1। व्हाट इज t⁻2 एंड t⁻1? t⁻1। तो इफ यू सी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म था उसका डायमेंशन, और राइट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स है उन सबका डायमेंशन क्या है? सेम। अगर ऐसा हो, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट। अब इसका यूज क्या? ये तो बहुत इजी इक्वेशन है, याद रहता है। कभी कभी याद नहीं भी रहता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए बाई टी, टी बाई ए, याद ही नहीं आ रहा, हमने लिख दिया ऐसा। याद नहीं आ रहा ना, तो डायमेंशन चेक कर लो, v और u के सेम आएंगे। t का डायमेंशन आएगा t⁻1, और ये क्या था? L1 t-2। तो क्या आ गया डायमेंशन? L-1 एंड t+3। तो ये वेलोसिटी था L1 t-1, ये भी था L1 t-1, ये आ रहा है L-1 एंड t⁻3। तो इक्वेशन करेक्ट है क्या? नहीं? वेरी गुड। तो जब याद नहीं आए तो डायमेंशन चेक कर लो। हर एक टर्म के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम। सेकंड इक्वेशन, ये भी चेक करते हैं डायमेंशनली। व्हाट इज एस? एस मतलब क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस के डायमेंशंस मतलब L⁻1। यूटी, यू मतलब क्या? वेलोसिटी। L1, और साथ में और एक टी, तो t-1 और t+1, t0, और जो जीरो होता है उसको लिखते नहीं है, तो क्या बचा? L1। हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ तो नंबर है, नंबर के डायमेंशन तो होते नहीं है। ए मतलब कौन? डायमेंशंस L1, और टी स्क्वायर मतलब t⁻2। क्या हो गया? कैंसल। तो क्या आएगा? L1। तो तीनों टर्म्स के डायमेंशंस क्या है? सेम। तो इक्वेशन डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज टू चेक इफ अ गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इफ all the terms on both sides of the equation have same dimensions, then the equation is said to be dimensionally correct, and this is known as principle of homogeneity of dimensions. Good. तो कल मैं इसके आगे ये भी रिपीट करेंगे और इसके आगे भी लेंगे। तो सफिशिएंट फॉर टुडे।